हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। चैप्टर नंबर 4 हमने चालू कर रखा था इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप वाला। उसमें हमने एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, कौन सा? इम्यूनिटी वाला फैक्टर हमने कंप्लीट किया था। वो सारी चीजें इम्यूनिटी को लेकर जितना भी बेसिक नॉलेज था, जितना भी बेसिक इंट्रोडक्शन था इम्यूनिटी का, वो सब मैंने समझा दिया था। और इससे पिछला जो वीडियो था, जो लास्ट लेक्चर हमने एंड किया था, उसमें हमने एक टॉपिक क्लियर किया था एंटीजन। एंटीजन की टोटल डिटेल मैंने बता दी थी। इसका कंपोजिशन क्या है, वेट क्या है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, एंटीजन के ओपोज में एंटीबॉडी कैसे बनती है, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। आज का जो लेक्चर है, आज का जो टॉपिक है, वो है एंटीबॉडी। जैसे हमने एंटीजन की टोटल डिटेल पढ़ी थी ना, सो वी विल स्टडी नाउ एंटीबॉडी। आज हम क्या पढ़ेंगे? एंटीबॉडी। मतलब एंटीबॉडी के बारे में पूरी जानकारी लेनी है। एंटीबॉडी क्या चीज है, तो सुनो ध्यान से। देखो, एंटीबॉडी को एक और नाम से डिनोट किया जाता है और वो है आईजी। आईजी, एंटीबॉडी को आप शॉर्ट में आईजी बोल सकते हो। और आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। तो एंटीबॉडी का दूसरा नाम क्या है? इम्यूनोग्लोबिन। और एंटीबॉडी क्या है, वो हमने इससे लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है? प्लाज्मा सेल से। बताया था ना कि जैसे ही एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो एंटीजन जैसे ही घुसेगा तो डब्ल्यूबीसी की जो बी लिम्फोसाइट सेल्स है वो एक्टिव होने लग जाती है किसके अंदर? इन प्लाज्मा सेल्स। तो जैसे ही प्लाज्मा सेल्स बनती है, तुरंत क्या बन जाती है? एंटीबॉडी। तो ध्यान रखना, प्लाज्मा सेल के ओपोज में प्लाज्मा कोशिकाओं के विरुद्ध जो एंटीबॉडी बनती है ना, वो बनती है गामा ग्लोबुमिन एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी? ये गामा का सिंबल है, गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडी। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये गामा ग्लोबुलिन क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है, गामा के जैसे स्ट्रक्चर होती है उसकी। जब पूरी डिटेल पढ़ोगे ना अभी, तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। फिलहाल आप इस चीज को डिले करो अभी तक तो, ठीक है। यानी कि एंटीबॉडी का दूसरा नाम इम्यूनोग्लोबिन होता है। एंटीबॉडी प्लाज्मा कोशिकाओं से बनने वाली अल्फा गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। अल्फा गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन, सॉरी एंटीबॉडी भी लिख सकते हो, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है। वो तो हम जानते हैं कि एंटीबॉडी एक टाइप की प्रोटीन है, लेकिन कौन सी प्रोटीन है? गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन, आगे समझ जाओगे इस चीज को। अब देखो, हमें क्या करना है? सबसे पहले पढ़ना है हमें एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो सुनो, एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो एंटीबॉडी हम पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे तो एंटीबॉडी कई टाइप की होती है। जो सबसे नॉर्मल एंटीबॉडी है, जो सबसे ज्यादा इम्यूनिटी सिस्टम में काम आती है, उसकी शेप होती है, इंग्लिश का जो वर्ड आता है ना, वाई शेप में होती है एंटीबॉडी। यानी कि एंटीबॉडी की जो शेप है, इसकी जो स्ट्रक्चरल फिनोमिना है, वो कैसी है? वाई शेप। एंटीबॉडी कौन से आकार की होती है? वाई आकार की। कौन से आकार की? वाई आकार की। वाई आकार की बतानी है आपको। और एंटीबॉडी जो है प्रोटीन है। एंटीबॉडी क्या होता है? प्रोटीन होता है। और प्रोटीन किससे बना होता है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से। ध्यान रखना, एंटीबॉडी, ये जो मैं बोल रहा हूं ना सेंटेंस, इस पर गौर फरमाना। एंटीबॉडी एमिनो अम्लों की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बनी होती है। प्रोटीन की स्मॉल यूनिट एमिनो एसिड, और उनको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं। एमिनो अम्लों की श्रृंखला होती है खूब सारी। तो एंटीबॉडी एमिनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनी होती है। तो अगर इस एंटीबॉडी की बात करें, जो वाई आकार वाली एंटीबॉडी होती है ना, ये चार प्रकार की पॉलीपेप्टाइड, चार प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बनी होती है। चार प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बनी होती है। अब ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या है, और अगर है तो इनके नंबर 4 कैसे हैं? इसके लिए हमें सबसे पहले ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। और कौन से शेप में डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा? ऑन वाई शेप, सॉरी एट वाई शेप।
वाई शेप के जैसे, लाइक वाई शेप हमें बनाना पड़ेगा। देखो सबसे पहले मैं बनाता हूँ डायग्राम, फिर उस डायग्राम को देखकर एंटीबॉडी का एक्सप्लेनेशन करता हूँ, तो ऐसे कैसे समझ में आता जाएगा। तो डायग्राम कैसा है, लाइक स्ट्रक्चर ऑफ वाई, किसके जैसा है, वाई के जैसा है। और कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, 4। कितनी है, 4। देखो वाई शेप देना है आपको सबसे पहले, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप नोटिस करना डायग्राम को। सबसे पहले बनाना ऐसे लाके वाई बनाना है। ऐसे ऐसे वाई बनाना है। एक बार डायग्राम बना दूं, फिर एक्सप्लेन करता हूं। ये डायग्राम मैं पहले भी बना सकता था, लेकिन साथ के साथ इसलिए बना रहा हूं ताकि तुम्हें भी समझ में आता है, तुम बस देखते रहो। जैसे इधर वाली संरचना बनाई है वैसे इधर वाली संरचना बनानी है। ऐसे, और इसको थोड़ा सा कर दो डार्क, क्योंकि जितना आपका जो डायग्राम जितना डार्क होता है ना, उतना ही अच्छा लगता है डायग्राम। ऐसे डार्क करना है इसको इधर से भी, इसमें टाइम लग रहा है थोड़ा सा डार्क करने में।
ऐसे स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है। वाई शेप में लग रही होगी आपको, बिल्कुल वाई की तरह। और यहाँ पर देखो मैंने बताया 4 प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, तो ये तो 2 ही पॉलीपेप्टाइड है, 2 और बनानी है। तो 2 जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनेगी ना, ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एमिनो अम्लों की बनी हुई है, और एमिनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो पूरी एंटीबॉडी क्या होती है, प्रोटीन की बनी होती है। तो एक श्रृंखला आपको इसके साथ साथ बनानी है इतनी, इसको यहां तक एंड तक पूरी लेंथ तक नहीं लेके आना है, ऐसे कैसे। ऐसे एक इधर बनानी है, इसको भी थोड़ा थोड़ा डार्क कर देते हैं। ऐसे डार्क करना है इसको, ऐसे इसको बस छोटा सा काम हो रहा है। ये लो, ठीक है। एक बार वापस नोटिस करते हैं, देखो ध्यान देना, एंटीबॉडी इसका दूसरा नाम क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन इसका दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबिन। और एंटीबॉडी क्या है, प्लाज्मा सेल्स के कारण जो बनने वाली अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, कौन क्या होती है, एंटीबॉडी। फिर हमने क्या किया, इसके स्ट्रक्चर चालू की, तो स्ट्रक्चर में पता लगा जिसकी जो शेप होती है, कौन से शेप में होती है, वाई शेप में। और वाई शेप में जो ये जो बनी हुई है 4 प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बनी हुई है। अब ध्यान देना, 4 प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कहां पर है, 1 2 3 4। अब आप साफ साफ ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं तो है बड़ी, और 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कैसी है, छोटी। 4 प्रकार की ना, इस 4 प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में 2 तो होती है बड़ी, और उन बड़ी को बोलते हैं हम भारी श्रृंखला। क्या बोलते हैं, भारी श्रृंखला, ठीक है। मतलब 2 टाइप की श्रृंखलाएं हैं, एक तो भारी श्रृंखला है और एक हल्की श्रृंखला। 4 प्रकार की पॉलीपेप्टाइड में 2 तो भारी श्रृंखला, 2 हल्की। भारी श्रृंखला कौन सी है, बड़ी वाली। तो भारी श्रृंखला कौन सी है, बड़ी वाली। और हल्की श्रृंखला कौन सी है, छोटी वाली, ठीक है। 2 पॉलीपेप्टाइड जो चेन है वो तो हैवी है, हैवी का मतलब भारी है, और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन जो साइड में वो लाइट है, और लाइट का मतलब है हल्की, लाइट का मतलब हल्की। जो बड़ी वाली जो भारी श्रृंखला है, बड़ी वाली जो भारी श्रृंखला है वो 440 एमिनो अम्लों से मिलकर बनी हुई है, 440 एमिनो अम्लों से मिलकर बनी हुई है। छोटी वाली श्रृंखला बनी हुई है 220 एमिनो अम्लों से। देखो बिल्कुल इजी तरीके से ले लो, एंटीबॉडी का आकार वाई आकार का होता है, जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है।
दो बीच वाली भारी होती है जो बड़ी होती है, दो साइड वाली हल्की होती है जो छोटी होती है। जो बड़ी वाली पॉलीपेप्टाइड चेन है, श्रृंखला है, वो तो 440 एमिनो अम्लों से मिलकर बनी हुई है, और जो हल्की श्रृंखला है साइड वाली वो बनी हुई है 220 एमिनो अम्लों से, 220 एमिनो अम्लों से मिलकर बनी हुई है। अब जो भारी श्रृंखला है ना, बीच वाली दोनों, भारी श्रृंखला का नीचे वाला मुंह कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा होता है, और कार्बोहाइड्रेट का कौन सा ग्रुप? COOH। COOH, ये जो COOH है ना, ये कार्बोहाइड्रेट समूह है। ये आपको बताना पड़ेगा कि दोनों भारी या बड़ी श्रृंखलाओं का नीचे वाला मुंह कार्बोहाइड्रेट से अटैच होता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट? COOH। और इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है ये COOH, ये कार्बोहाइड्रेट से अटैच है। भारी श्रृंखला किससे जुड़ी होती है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और इन श्रृंखलाओं का ऊपर वाला मुंह, दोनों श्रृंखलाओं का, चाहे भारी हो चाहे हल्की, इनका ऊपर वाला मुंह जुड़ा होता है एमिनो ग्रुप से, NH2, एमिनो ग्रुप, NH2। तो NH2 क्या चीज है? एमिनो समूह है, एमिनो समूह है। COOH क्या चीज है? कार्बोहाइड्रेट समूह है, एमिनो समूह है। और दूसरा कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट समूह है। अब समझना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों श्रृंखलाएं, चारों श्रृंखलाएं, दोनों भारी और दोनों हल्की, चारों श्रृंखलाओं को दो भागों में बांटा गया है। चारों श्रृंखलाओं को दो भागों में बांटा गया है। लेकिन उससे भी पहले मैं एक चीज समझा दूं तुम्हें, ये कौन सी श्रृंखला है? हैवी। तो इसके आगे हम लिख सकते हैं ये हैवी श्रृंखला है, हैवी। और ये कौन सी श्रृंखला है? लाइट। हैवी का मतलब भारी, लाइट का मतलब हल्की। तो ये भी कौन सी श्रृंखला है? हैवी। और ये कौन सी श्रृंखला है? लाइट। मतलब एक भारी श्रृंखला और एक हल्की श्रृंखला मिलकर इस पूरी प्रतिरक्षी का एक अर्धांश, मतलब आपसे ये पूछूं कि इस एंटीबॉडी का आधा भाग कौन सा है? फिर आप बोलो सर यहां से अगर हम लाइन खींचे ना, तो ये आधा भाग, ये दूसरा आधा भाग, ये बायां भाग और ये दायां भाग, ऐसे, ठीक है। तो आधा आधा पार्ट हो गया ना। तो इस आधे भाग को बोलते हैं अर्धांश, आधे भाग को अर्धांश, ठीक है। और ये अर्धांश किसने तैयार किया? एक भारी श्रृंखला ने और एक हल्की श्रृंखला ने, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ना ऐसे, देखो कैसे, यानी कि एक भारी श्रृंखला प्लस एक हल्की श्रृंखला, इन दोनों ने मिलकर बनाया एक अर्धांश, एक अर्धांश। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये है भारी श्रृंखला को इंग्लिश में हैवी बोलते हैं, तो यहां से H ले लें, इसको लाइट बोलते हैं तो L ले लें, तो दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? HL डाइमर, HL डाइमर। डाइमर का मतलब होता है एक एक मिलकर दो बन गए ना, मतलब बहुलक बन गया, एक लक और एक लक। हल्की श्रृंखला का एक लक, भारी श्रृंखला का एक लक मिलकर HL बहुलक बना दिया इन्होंने, ठीक है। डाइमर बना दिया, द्विलक बना दिया, दो लक, दो लड़ियां बना दी, ऐसे समझ लो, हल्की लड़ी भारी लड़ी, तो दो लड़ी बन गई। तो इसको बोलते हैं HL डाइमर, या फिर हम बोल सकते हैं HL द्विलक, HL द्विलक। ये HL द्विलक, ये HL द्विलक, HL द्विलक को हम एक अर्धांश बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? तो HL द्विलक प्लस HL द्विलक दोनों ने मिलकर बना दिया कंप्लीट एंटीबॉडी। देखो HL जो द्विलक है उसको जो द्विलक है उसको हम बोल सकते हैं एक अर्धांश। तो एक HL द्विलक ये रहा, दूसरा HL द्विलक ये रहा, दोनों ने मिलकर पूरी एंटीबॉडी बना दी। या आप ऐसे भी बोल सकते हो एक अर्धांश दूसरा अर्धांश, अर्धांश मतलब आधा आधा मिलकर पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये ध्यान रखना, ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रकार है कि वाई आकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रकार कैसा होता है? द्विलक होता है। कैसा होता है? द्विलक। ये द्विलक, ये द्विलक, ठीक है। वापस बोल रहा हूं, वाई आकार की एंटीबॉडी श्रृंखला का प्रकार कैसा होता है? द्विलक होता है, डाइमर होता है, मतलब एक एक अलग अलग अर्धांश से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब नोटिस करना, अब मैं ये कह रहा हूं
कि प्रत्येक श्रृंखला, चाहे वो भारी हो चाहे वो हल्की हो, प्रत्येक श्रृंखला दो भागों से मिलकर बनी हुई है। नोटिस करना, प्रत्येक श्रृंखला दो भागों से मिलकर बनी है। अब दो भाग कौन से हैं? एक भाग तो है अस्थिर भाग जिसको बोलते हैं वेरिएबल पार्ट, और जो दूसरा भाग है वो है स्थिर भाग यानी कि कांस्टेंट पार्ट। नोटिस करो, प्रत्येक श्रृंखला दो भागों से मिलकर बनी हुई है। एक तो अस्थिर भाग, एक स्थिर भाग, एक तो वेरिएबल पार्ट और एक कांस्टेंट पार्ट। तो अस्थिर भाग का मतलब होता है अस्थिर, जो हिलता है, स्थिर नहीं है, वो रुकेगा नहीं, वो ऐसे ऐसे हिलता रहेगा। और स्थिर भाग कौन सा होता है? जो बिल्कुल कांस्टेंट है, एज इट इज, बिल्कुल स्टॉपेज पर है, रुका हुआ है। तो यहां पर कौन सा स्थिर भाग है, कौन सा अस्थिर भाग है? अब समझना, जो लाइट चेन है ना, उसको तो दो पार्ट में डिवाइड किया, ऐसे। अब देखो, ये ज्यादा गैप नहीं देना है, तो मेरे हाथ से मिट गया, हल्का सा गैप। तो ये जो हल्की श्रृंखला है, जो लाइट चेन है, इसके दो भाग है, एक ये रहा। जो हैवी है ना, इसके भी वैसे तो दो ही पार्ट है, एक तो ये वाला पार्ट है और एक ये नीचे वाला पार्ट पूरा। देखो भाग दो ही है, एक ये, इस एक हल्की श्रृंखला का ये जो भाग है ना, ये भारी श्रृंखला का ये पूरा भाग आ गया नीचे तक, ये भाग, ये पूरा भाग। हाँ, इसके ऊपर देखो, बिल्कुल नोटिस करो, इसके ऊपर ये वाला पार्ट, अगर मैं यहाँ पर हाथ रख लूं ना, तो ऊपर वाला भाग, ये वाला हल्की श्रृंखला का, ये वाला भाग भारी श्रृंखला का, ये वाला भारी श्रृंखला का, ये वाला हल्की श्रृंखला का। तो ये जो ऊपर वाले भाग है ना, ये कौन से भाग है? अस्थिर भाग। इनको वेरिएबल भाग बोलते हैं। कौन से भाग है? ये अस्थिर भाग है। और इसके नीचे वाले जितने भी पार्ट है ना, ये कौन से पार्ट है? स्थिर भाग। फिर से नोटिस कर लो, देखो यहां से यहां तक ऊपर वाले पार्ट, ये जो अलग जो ई डिजाइन में दिख रहे हैं ना, ई डिजाइन वाले, ये सारे अस्थिर भाग है, ये हिलने वाले हैं। और इसके नीचे वाले सारे भाग कौन से भाग है? स्थिर भाग। तो इनको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ये श्रृंखला कौन सी है? लाइट वाली। ये भाग कौन सा? अस्थिर, तो वेरिएबल है ना, तो इस वाले पार्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूं VL। VL का मतलब है, V का मतलब तो वेरिएबल भाग है, अस्थिर भाग है, L का मतलब लाइट हल्की श्रृंखला है, VL। तो इसको क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं VH, मतलब ये भी तो वेरिएबल भाग है ना, अस्थिर, लेकिन कौन सी श्रृंखला का? भारी का। और भारी को क्या बोलते हैं? हैवी। ये भी VH पार्ट है और ये VL पार्ट है। समझ गए? कौन सा? ये अस्थिर भाग, अस्थिर, हल्की श्रृंखला का, भारी श्रृंखला का, भारी श्रृंखला का, हल्की श्रृंखला का। अब इसके नीचे आओ, ये तो कांस्टेंट वाला भाग है, ये तो स्थिर भाग है, तो इसको हम लिखेंगे CL, मतलब C मतलब कांस्टेंट, L का मतलब लाइट चेन, ठीक है। और ये जो पार्ट है वो है CH, C का मतलब कांस्टेंट मतलब स्थिर भाग, और H का मतलब हैवी सीरीज मतलब हैवी चेन, भारी श्रृंखला। तो ये भी CH और ये वाला पार्ट ये भी CH, तो ये तो कौन सी श्रृंखला? लाइट आ गई ना, तो ये है CL। ये CH है ना, ये भी CH ही है, ये भी CH है, क्योंकि श्रृंखला कौन सी रहेगी? भारी श्रृंखला के भाग है, लेकिन कौन से भाग है? स्थिर भाग। ये भी कौन सा पार्ट है? CH। ये भी कौन सा पार्ट है? CH। लेकिन देखो, जो भारी श्रृंखला की जो स्थिर भाग है ना, वो 3 है, तो इसको CH फर्स्ट, इसको CH2, इसको CH3, CH फर्स्ट, CH2, CH3, ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं। अब सुनना ध्यान से, जो अस्थिर भाग है ना, दोनों श्रृंखलाओं का अस्थिर भाग, ये अस्थिर भाग क्या करता है? अस्थिर का मतलब जो रुका हुआ नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा, हिलेगा वो। अब ये क्यों हिलता है? क्योंकि इसका हिलना जरूरी है। ये एंटीबॉडी के ये वाले भाग है ना, ये एंटीजन के संपर्क में आने वाले हैं। पिछले वीडियो में याद करो, मैंने बताया था कि एंटीबॉडी का वह भाग जो एंटीजन से कांटेक्ट में आता है, पैराटोप बोलते हैं उनको। तो ये वाले पार्ट पैराटोप है, ये वाले पार्ट कौन से हैं? पैराटोप। इनके बीच में जो जगह दिख रही है ना, यहाँ पर एंटीबॉडी आ जाता है। मान लो सॉरी, यहाँ पर मान लो एंटीजन आ गया,
यहाँ पर क्या आ गया, एंटीजन आ गया, और यहाँ पर भी मान लो क्या आ गया, एंटीजन। तो एंटीजन ऐसे तो कांटेक्ट में आएगा ही नहीं, दूर से थोड़ी चिपकेगा। तो इस एंटीबॉडी के दोनों श्रृंखलाओं के अस्थिर भाग को हिल हिल कर, बिल्कुल ऐसे हिल हिल कर, बिल्कुल ऐसे गतिविधि करके हिलकर एंटीजन के कांटेक्ट में आना पड़ता है, तभी तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो कैसा होता है, अस्थिर, ताकि अस्थिर भाग आसानी से हिलकर एंटीजन के साथ प्रतिक्रिया कर सके और प्रतिरक्षा निर्माण हो सके। तो जब ये आपस में हिलेगी ना, ऐसे हिलेगी, तो किसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, एंटीजन के कांटेक्ट में। किसके कांटेक्ट में, एंटीजन। फिर एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में क्या हो जाती है, क्रिया हो जाती है, इसलिए ऊपर वाला पार्ट कैसा होता है, अस्थिर। हाँ, यहां से ध्यान रखना, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये प्रतिरक्षी का उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल का मतलब ये है, जैसे मान लो कोई पेड़ उगता है, तो पहले तो पेड़ का तना बढ़ता ना ऐसे, ये पेड़ उग गया, फिर ऊपर जाकर पेड़ ने शाखाएं फैला ली ऐसे, तो पेड़ का उद्गम भाग है ये। उद्गम भाग वो भाग जहां से शाखाएं निकल रही है, तो ये एंटीबॉडी का उद्गम भाग है, जहां से इसकी ब्रांच ऐसे निकल रही है। तो इस एंटीबॉडी के उद्गम भाग को क्या बोला जाता है, इस भाग को, इसको बोला जाता है हिंज भाग। क्या बोला जाता है, हिंज भाग। और ये जो हिंज भाग है, ये काफी कैसा होता है, लचीला। ये जो हिंज भाग है, ये काफी कैसा होता है, लचीला होता है। ध्यान देना, हिंज वाला पार्ट काफी लचीला है, और लचीला होना जरूरी है। देखो, ये लचीला होगा ना, तभी तो अस्थिर भाग को हिलाएगा। पेड़ ऐसे हिलाता है ना शाखाओं को, तो ये हिंज क्या करता है, जो इनके अस्थिर भाग है ना, एंटीबॉडी के अस्थिर भाग, उनको ऐसे ऐसे हिलाता है। और इसलिए हिलाता है ताकि ऊपर वाले अस्थिर भाग दोनों श्रृंखलाओं के, चाहे भारी हो चाहे हल्की, एंटीजन से क्रिया कर सके। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि हिंज के कार्य बताइए, तो आपको बताना है कि हिंज प्रतिरक्षी का, वाई आकार की प्रतिरक्षी का उद्गम स्थल होता है तथा हिंज काफी लचीला होता है, और हिंज एंटीबॉडी के अस्थिर भाग को और एंटीजन को आपस में क्रिया कराने में मदद करता है, उनके बीच में प्रतिक्रिया करवाता है। ठीक है, तो ये हिंज का काम हो गया। फाइनली लास्ट काम है वो आपको ध्यान देना है कि ये जो दो भारी श्रृंखलाएं हैं, जो दो हैवी चेन है, वो आपस में डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी होती है, एस बॉन्ड एस। ऐसे मान लो ये भारी श्रृंखला, ये भारी श्रृंखला, दोनों एस एस बॉन्ड, एस का मतलब सल्फर, जब ये आपस में कनेक्ट होगा, बॉन्ड बनेगा तो आइड लग जाएगा, तो सल्फाइड। तो सल्फर कितने आ रहे हैं, दो। दोनों भारी श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एस एस, ऐसे। इसको क्या बोलेंगे, डाइसल्फाइड बंध, डाइसल्फाइड बंध। तो ध्यान देना, दोनों भारी श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती है। ठीक उसी प्रकार एक भारी श्रृंखला और एक हल्की श्रृंखला भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। यह भी कौन से बॉन्ड से जुड़ी होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। समझ गए? तो ये था वाई आकार की WBC की संरचना और उसकी पूरी डिटेल, जो मैंने ऐसे कैसे समझा दिया कि ऐसे ऐसे एंटीबॉडी होती है, ऐसे ऐसे उसकी शेप होती है। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं पूरा वीडियो, देखो ध्यान से। एंटीबॉडी जिसका दूसरा नाम IG इम्यूनोग्लोबिन होती है। एंटीबॉडी एंटीजन के विरुद्ध बनने वाली अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। ठीक है, एंटीजन की स्ट्रक्चर जो कि वाई शेप की होती है, जिसमें 4 प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। 2 हैवी चेन होती है, भारी श्रृंखला होती है, 2 लाइट चेन होती है। हैवी श्रृंखला बड़ी होती है, लाइट श्रृंखला छोटी होती है। और जो हैवी चेन है वो 440 एमिनो अम्लों से बनी होती है, और जो लाइट चेन है वो 220 एमिनो अम्लों से जुड़ी होती है। जो हैवी चेन है उसका नीचे वाला पार्ट कार्बोहाइड्रेट के COOH ग्रुप से जुड़ा होता है, और इन दोनों श्रृंखलाओं का ऊपर वाला पार्ट NH2 एमिनो ग्रुप से जुड़ा होता है। प्रत्येक श्रृंखला का 2 भाग होता है, अस्थिर और स्थिर वाला भाग। अस्थिर वाला भाग ऊपर वाला पार्ट होता है और ये अस्थिर होता है, ताकि ये आराम से आने वाले एंटीजन के साथ प्रतिक्रिया कर सके। स्थिर भाग नीचे वाले होते हैं। लाइट श्रृंखला जो होती है, लाइट चेन होती है, उसका एक स्थिर भाग होता है, और जो हैवी चेन है उसके 3 स्थिर भाग होते हैं, CH, CH2 और CH3। दोनों हैवी चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से ऐड होती है। वैसे ही एक हैवी चेन और एक लाइट चेन भी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। जो हैवी चेन है, जो लाइट चेन, जो भारी श्रृंखला है, उसका जो उद्गम रेजिन है, उसका जो उद्गम स्थल है, उद्गम रेजिन है, वो काफी लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। वो इसीलिए ताकि
इन दोनों श्रृंखलाओं के, चाहे लाइट हो चाहे हैवी हो, हैवी चेन और लाइट चेन, दोनों श्रृंखलाओं के वेरिएबल पार्ट आपस में एंटीजन के साथ रिएक्टेबल या क्रिया कर सके। बस इतनी जानकारी दे देना। और ये भी बता देना कि एक भारी श्रृंखला एक हल्की श्रृंखला आपस में मिलकर एक अर्धांश बनाती है, या इसको हम HL डाइमर या HL द्विलक भी बोलते हैं। एक HL द्विलक, दूसरा HL द्विलक, एक अर्धांश दूसरा अर्धांश आपस में मिलकर कंप्लीट एंटीबॉडी का निर्माण, यानी कि कंप्लीट एंटीबॉडी का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिटेल है, ये कंप्लीट डिटेल है किसकी? एंटीबॉडी की। ठीक है, तो एंटीबॉडी हमने पूरा कर लिया है। जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं टॉपिक चालू करूंगा टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के प्रकार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंटीबॉडी के प्रकार लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।